ठीक है, तो आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म करा दो। हम्म। प्रथम वैसे ना सिलेबस बहुत अनएंडिंग है, प्रेस बायोपिया है, कैटरैक्ट है। ठीक है, तो मैं सोचा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो वैसे तो सिलेबस से सभी डिलीटेड है, तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को पहले कवर कर लेते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, तो एज द टाइम विल परमिट मैं सब कवर करूंगा, डर मत। ठीक है, अभी तो मैंने न्यूमेरिकल भी नहीं कराया। ओलंपियाड के हिसाब से तो न्यूमेरिकल भी है वहाँ पे दो तीन टू, है ना। पहले सीबीएसई में भी न्यूमेरिकल रहते थे। अभी तक मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर में बहुत वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी नहीं करे हैं। ठीक, अब देखो यार, हमें यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि हियर एट सरफेस वन वी कैन अप्लाई दिस स्नेल्स लॉ। जब भी रिफ्रैक्शन होता है स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं? एन n1 sin 1 इक्वल टू n2 sin 2। समझ रहे हो क्या? ये स्नेल्स लॉ बोलता है, यहाँ पे लगा सकते हैं ना ये चीज को। जैसे कि देखो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं क्विकली, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, कुछ ले लेते हैं। 30 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है। अम, कुछ भी ले लो, मतलब इतना फर्क नहीं है यार। चलो देखो, इसको 60 डिग्री ले लेते हैं। इसको √2 ले लो, इसके एन वैल्यू को। ठीक है, तो तुम्हें मुझे इस आर की वैल्यू बतानी है, मान लो। ठीक है, कितना होगा ये रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट होकर के। इसकी एन की वैल्यू 1 मान लो समझने के लिए। √3 ले लो, 1 √2 नहीं, √3 ले लो इसको। ठीक है, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ आर। क्या करेंगे? फॉर्मूले में डालेंगे। n1 की वैल्यू 1 है, साइन 60 है, n2 की वैल्यू √3 है, साइन r है। ठीक है, ये √3/2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन r जो है 1/2 हो जाएगा, मतलब r जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो साइन इनवर्स 1/2 लिखने आता है ना तुम लोग को, ये चीज लिख लेते हो ना ऐसे। इसका वैल्यू होता है 30 डिग्री। ठीक है, कभी कुछ ऐसा आ गया जिसको नहीं जानते हैं, मान लो 1/2 की जगह पे 1/3 आ गया कभी कैलकुलेशन में, तो साइन इनवर्स 1/3 छोड़ देंगे, है ना, छोड़ देंगे वहीं पे वैसे ही। ये देखो, डिविएशन किसको बोलते हैं ये बताओ। सोचो, सोचो। तुम्हारा टारगेट शुरुआत में, ठीक है, तुम्हारा टारगेट 98% लाना था लेटेस्ट से, जस्ट सेइंग। ठीक है, फिर तुमने मस्ती चालू करी, मस्ती चालू करी, 98 की तरफ जा रहे थे। ठीक है, बट बीच में मस्ती कर दी तुमने और तुम 95% पे आ गए, या फिर 90% पे आ गए, जो भी एक वैल्यू मान लो। तो जो तुम्हारा डिविएशन है ना, वो ये है, ये डिविएट हुए हो तुम। ये एंगल ऑफ डिविएशन कहलाएगा। अपने इनिशियल पाथ से, इनिशियल इज द कीवर्ड, इनिशियल पाथ से कितना हट गए, वो एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है। इस वाले केस में असली पाथ हमारा क्या था? ये वाला था, है ना। दिस वॉज द ओरिजिनल पाथ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और फाइनली किधर गए? इधर गए हम लोग। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिविएशन रहेगा, दिस। ठीक है, डेल्टा इज एंगल ऑफ डिविएशन। व्हाट इज इट? एंगल बिटवीन द इनिशियल पाथ एंड द फाइनल पाथ। देखो, अब प्रिज्म में एक बात जानते हैं अपन।
प्रिज्म क्या करता है ना, व्हाइट लाइट को कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक कर देता है। सुने हो क्या ये बात को? ठीक है, क्यों करता है ये कोई बताएगा मेरे को कमेंट में, क्यों ब्रेक करता है वो? देखो, हाँ हाँ हाँ, देखो एक आंसर मिला है। क्यों वो ब्रेक करता है? बिकॉज डिफरेंट कलर्स डिविएट अकॉर्डिंग टू देयर वेरिंग स्पीड। ठीक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, समझो इस बात को। कॉची जो था ना, पहले तो ये जान लो यार कि अ, ठीक, तुम्हारे लेवल पे आकर के पहले बताता हूँ, फिर कॉची की बात बताता हूँ। तुम्हारे लेवल पे ये होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, वो C/V होती है। ठीक है, मतलब कोई एक लाइट वैक्यूम में कितने इजीली ट्रैवल कर रही है, और किसी एक मीडियम में, वैक्यूम में स्पीड और किसी और मीडियम में स्पीड, इन दोनों का रेशियो होता है। हो सकता है सुना हो तुमने। ठीक है, तो जो लाइट के कंपोनेंट होते हैं ना, विबग्योर पूरे जो कंपोनेंट हैं, वो सभी की अलग अलग स्पीड रहती है, मतलब सबको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स महसूस होता है। ठीक है, अब ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे कि क्यों सबकी अलग अलग स्पीड रहती है, बस अभी तुम मान लो कि हर कलर की अलग अलग स्पीड रहती है, अलग अलग मीडियम में। वैक्यूम में सबके लिए स्पीड सेम है। वैक्यूम में सब कोई 3 × 10⁸ के स्पीड से ट्रैवल करते हैं, पूरे के पूरे विबग्योर के हर कंपोनेंट। बट ग्लास में आ जाओ तो हर कंपोनेंट का अलग अलग रहता है ना। ये बात को कॉची ने भी बोला था। ये नॉट इन सिलेबस, बिल्कुल भी नॉट इन सिलेबस। कॉची ने क्या बोला था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। बस ये बात जानना है तुम्हें। वो बोला कि जो लाइट की जितनी कम वेवलेंथ है, ठीक है, जिस लाइट की जितनी कम वेवलेंथ है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा रहेगा। सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होता है, बोला इसने। ठीक है, बट वैक्यूम में सबके लिए सेम होता है, क्योंकि सबकी स्पीड C ही रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी भी मीडियम में ऐसा बोला उसने। इसको समझने की कोशिश करो कि लैम्डा सबसे कम विबग्योर में किसका होता है, ये बताओ। सबसे कम तो वायलेट का होता है ना, बताओ मेरे को एक बार। नहीं पता क्या? लैम्डा, वायलेट का लैम्डा सबसे ज्यादा है ना। सॉरी, लैम्डा ऑफ वायलेट जो है सबसे कम है ना। अच्छा, ये नहीं जानते हो क्या? रेड की सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ है, नहीं जानते हो? रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। तो मैं मानता हूँ तुम्हें नहीं पता है, तो तुम ऐसा मान लो कि जो वायलेट होती है ना, वायलेट सबसे एनर्जेटिक होती है विबग्योर भर में, विबग्योर में। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है उसके सबसे कम लैम्डा होती है। मतलब जिसकी सबसे कम लैम्डा है वो तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेगा। तो जो लाइट्स आ रहा है ना यहाँ पे, वहां पे दो लाइट आ रही है मान लो। कौन कौन? वॉयलेट भी, रेड भी आ रही है मान लो, है ना। वैसे तो सब आ रहे हैं, बस दो एक्सट्रीम को पहले देख रहे हैं हम लोग। तो वॉयलेट से बात करते हैं, तो वॉयलेट भाई प्रिज्म दिख रहा है, तो वॉयलेट बोलेगा हाँ भाई मेरे को प्रिज्म दिख रहा है। रेड भी बोलेगा मेरे को भी प्रिज्म दिख रहा है। वॉयलेट से पूछते हैं कि यार जो तेरे को प्रिज्म दिख रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेरे को क्या लग रहा है?
तो वायलेट बोलेगा यार मेरे को तो बहुत डेंस लग रहा है, मेरे को लग रहा है 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर रेड से बोलते हैं कि रेड तुझे कैसा लग रहा है, नहीं यार मेरे को तो इतना नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस 1.5 है। ये बोलेगा मेरे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा बेंड होने का? जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख पाएगा। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के चलते तो हो रहा है बेंडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वेबगोर देख पाता है, इसलिए सबसे ज्यादा वायलेट देख पाता है, इसलिए सबसे ज्यादा बेंड वो होता है। ठीक है। बाकी सब अपने स्वाद अनुसार, अपने मतलब लैम्डा अनुसार वो होते हैं डिविएट। और सबसे कम डिविएट कौन हुआ है? रेड। तो मैं इनको कैसे लिखूं तुम बताओ? विबग्योर ऐसे लिखूंगा मैं, समझ रहे हो क्या? 7 लाइन बनाओगे तो नीचे से विबग्योर आएगा ऊपर में। ये तुम्हें पूरा याद रखना है। रेड लाइट डिविएट्स मोस्ट लीस्ट। ये इधर जो है ना, ये तो कहानी है, बस तुम्हें ये लिखने आना चाहिए। बोलना कि स्पीड जो होती है, ठीक है, वायलेट हैज लीस्ट स्पीड। तुम इतना भी ना बोलो तो फिर तुम यार बस ये बोल देना कि रेड डिविएट्स द लिस्ट। तुम देखोगे सिलेबस में इतना नहीं है, हम लोग काफी डीप में पढ़ रहे हैं इसको। तुम्हें बस ये बोलना है कि रेड डिविएट्स द लिस्ट। ठीक है। ये डायग्राम याद रखना, तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो तुम समझ रहे हो ये सब चीजें होती हैं कि अगर तुम दो प्रिज्म को अगल बगल में लगा दोगे तो लाइट पहले बाइफरकेट होता है, ठीक है, फिर लाइट एक होकर के बाहर निकलता है। समझ रहे हो ना? पहले सेपरेट होता है, फिर वो फिर जुड़ जाता है। सोचना क्यों यहाँ से ऐसे हो रहा है करके, दो लोग को अगर अगल बगल में लगा दिए तो बस होता है इतना, तुम्हें याद रखना है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? व्हाट विल हैपन इफ यू प्लूट टू प्रिज्म्स साइड बाय साइड एंड एज शोन इन फिगर। जब ऐसा वाला रख दें तो क्या होगा? तो व्हाइट लाइट अंदर जाएगी, व्हाइट लाइट ही बाहर आएगी। बस ये लिखना होता है तुम्हें। वन प्रिज्म कॉजेज द स्प्लिटिंग, अनदर प्रिज्म कॉजेज द रीयूनियन। और क्या है फिर? स्कैटरिंग। देखो स्कैटरिंग किसको बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन होना एंड देन री एमिशन। ठीक है, बहुत अच्छे से एक बार मेरे को कोई कंफर्म कराओ कि तुम तक आवाज आ भी रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, देखो स्कैटरिंग कौन सा प्रोसेस है? देखो सन है कहीं पे भी, उस सन से लाइट तो आ रही है, ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है, तो हमारे जो ये अर्थ है कहीं पे, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल तो है, समझते हो? एयर मॉलिक्यूल्स आर देयर, डस्ट पार्टिकल्स आर देयर। तो कोई भी एक एयर मॉलिक्यूल मान लो, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट कौन है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, इसलिए नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज इट इज मोस्ट अबंडेंट। तो नाइट्रोजन का एक एटम को देखो, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का घूम रहा होगा। वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बट सबसे आउटर मोस्ट को देखने के लिए मान ले रहे हैं। तो जब लाइट आती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों एब्जॉर्ब करता होगा लाइट को? एब्जॉर्ब करके क्या करता होगा? यू नो एवरीथिंग।
एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाता होगा, समझ रहे हो? ठीक है। और जो री एमिशन, ये एब्जॉर्प्शन हो गया प्रोसेस, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में ना वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तो घूमते रहता है दिन भर, वो किसी भी जगह पे जा करके, किसी भी रैंडम जगह पे जा करके वो री एमिट कर सकता है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली इन ट्रांजिएंट मोशन, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग रैंडमली, मतलब इट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड इट कैन लिबरेट इट एट एनी प्लेस, है ना। यहाँ से वापस जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा तो ये वो एनर्जी को लिबरेट कर देगा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। री एमिशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज द कीवर्ड, डिफरेंट डायरेक्शंस। ये जो पूरा फिनोमिना है ना, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को मिला करके, ये स्कैटरिंग कहलाता है, ठीक है। मैं एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स एंड री एमिशन ऑफ द सेम लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड री एमिशन ऑफ द सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। स्कैटरिंग के ही चलते, ड्यू टू स्कैटरिंग ओनली, है ना, समझ सकते हो मैं क्या बोलने वाला हूं। लाइट इज विजिबल, ठीक है, डे लाइट इज ऑब्जर्व्ड। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर स्कैटरिंग नहीं होती तो क्या होता, देख पा रहे हो? ये जो पाथ है ना, ठीक है, यही पाथ बस विजिबल रहता, ठीक है। ये वाला एरिया पूरा ब्लैक रहता, स्काई ब्लैक दिखता तुम्हें, चलता क्या हम लोग को? चल जाता क्या ऐसे? नहीं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे आकर के भी इधर भी तो इमिट कर रहा है, उसके चलते हमारे पास विजिबिलिटी है हर जगह की, वरना उसका पाथ ही बस एक विजिबल रहता, स्काई ओवरऑल डार्क दिखती। ठीक है, बिस जस्ट जो सरफेस है ना वो इल्यूमिनेटेड दिखता है, और सरफेस के अलोंग हम देखते तभी इल्यूमिनेटेड दिखता है वो पाथ, बाकी किसी और डायरेक्शन में नहीं हमें लाइट दिखते रहता। तो जो हर जगह लाइट का मौजूद होना है वो स्कैटरिंग के चलते है, है ना। अब ऐसा नहीं कि जब भाई जहाँ पे पाथ है वहां पे दिखेगा तुम्हें, जहाँ पे पाथ है लाइट का वहां पे दिखेगा, बट जैसे कि तुम्हारे घर के अंदर में भी लाइट आ जाती है ना, बेंड हो करके, रिफ्लेक्ट हो करके। खैर छोड़ो, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। जो डे लाइट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, स्काई कंप्लीटली जो हमें दिखता है कि देर इज विजिबिलिटी ऑफ द क्लाउड्स, हर जगह दिख रहा है, आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है वो भी दिख रहा है, वो हमें नहीं दिखती। कंप्लीट एटमॉस्फेरिक डार्कनेस रहता है, जैसे कि मून वगैरह में होता है, ठीक है। मून में दिन में भी देखोगे, मून में मान लो दिन, मून में दिन क्या मतलब, मून में जिस पार्ट में लाइट आ रहा है, ठीक है, तो सरफेस ही बस थोड़ा लाइट लिट अप दिखेगा सरफेस। जब आसमान की तरफ देखोगे तो तुम्हें डार्कनेस ही नजर आएगी, ठीक है। क्लाउड, बिकॉज देयर इज नथिंग टू ट्रैप देम, नो, कुछ भी नहीं है ट्रैप करने के लिए उनको, ठीक है। खैर तुम्हें इतने डीप में नहीं समझना, तुम्हें बस ये समझना है कि इट इज एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन, और ये उसका प्रक्रिया है, ठीक है। दिस इज द रीजन। स्कैटरिंग मतलब छिदरना, ठीक है। आते हैं अगला, रिफ्रैक्शन पे। अच्छा पहले तो तुम ये देख लो एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? समझो इस बात को। देखो कोई नॉर्मल है, तो अगर तुम उसमें लाइट डालते हो नॉर्मल में, तो कुछ बेंडिंग होती है, ठीक है। और मान लो हम लोग किससे जा रहे हैं, वाटर से लेकर के एयर में जा रहे हैं, लेटेस्ट से, मतलब डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं बस, ठीक है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नॉट इन सिलेबस, बट ये एक फिनोमिना को समझने के लिए जरूरी है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं थोड़ा, है ना। डेंसर से जब रेयरर जा रहे हो तो एक सिनेरियो ऐसा होगा, फिर एक सिनेरियो ऐसे देखो,
जब तुम इसको दूर लेकर के जाओगे तो ये एंगल भी बढ़ेगी ना, क्योंकि और अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगा ना। देखो पहले ऐसा जा रहे थे अपन, समझ रहे हो, अभी खुद ही हम ऐसे जा रहे हैं, तो और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे ना अपन तो, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिनोमिना। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि कोई एक ऐसी कंडीशन होगी, हम लगातार किसकी तरफ मुड़ रहे हैं? आर यू एबल टू ऑब्जर्व? आर यू एबल टू ऑब्जर्व? हम लोग नॉर्मल की तरफ, सरफेस के तरफ मुड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा एंगल होगा जिसमें हम कंप्लीटली इसके अलोंग चले जाएं एकदम। ठीक है, अब ये जो एंगल होता है ना, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, आईसी। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल इज सच एन एंगल at which if the light is made to incident on a rarer and denser boundary from the denser side, है ना, then it refracts such that it travels along the boundary, है ना। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग द सरफेस टेक्निकल लैंग्वेज में। द रिफ्रैक्टेड लाइट इज ग्रेजिंग द सरफेस, चर रहा है उसको, बछड़ू लोग चरते हैं ना। ठीक है, ग्रेजिंग द सरफेस, देखते जा भी तो समझ में आ जाएगा वैभव तुझे। अब क्रिटिकल एंगल से बड़ा तुम करोगे, सोचना तुम, हम जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते यहां तक ले आए तो ग्रेस करने लगा, और इससे और भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा बढ़ा दिए, ये लो ऐसे करके। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल था, उससे भी ज्यादा बड़ा एंगल रख दिया हम लोग, समझ रहे हो, ये आई क्रिटिकल था। तो क्या होगा, ये और इधर मुड़ना चाहेगा ना भाई, नीचे की तरफ मुड़ना चाहेगा तो ये वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि व्हेन आई इज ग्रेटर देन आई सी, देन लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक। यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो, ये फिनोमेना ऑब्जर्व होती है, कब हो रही है? जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तुम्हारा। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मान लो किसी सरफेस के लिए 60 डिग्री है, वो कैलकुलेशन से निकल करके आती है, बहुत सरल होता है कैलकुलेशन, इतना टफ नहीं होता। 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल है और तुमने 70 डिग्री पे इंसिडेंस कर दिया, तो लाइट बाहर जाएगी ही नहीं। ठीक है सर, ये एक्चुअली में कहाँ ऑब्जर्व होता है बता रहा हूं अभी। ठीक है, अब यहां पे देखो एक बार, इसकी वैल्यू को मान लो एन रेयरर नाम दिया है, इसके वैल्यू को एन डेंसर नाम दिया है। तो क्रिटिकल एंगल को फाइंड करना है, तो मैं स्नेल्स लॉ तो लगा सकता हूँ ना, एन रेयरर इंटू साइन इंसिडेंस इक्वल टू एन डेंसर इंटू साइन 90 डिग्री, है ना। ये कंप्लीटली ओलंपियाड का चल रहा है समझो। ठीक है, तो साइन आईसी जो है, साइन 90 बोला ना भाई, यहाँ पे तो 90 डिग्री हो गया ये नॉर्मल से। ठीक है, तो एन डी बाई एन आर। अब तुम बता दो कि क्रिटिकल एंगल कितना है करके। तुम्हें अगर बोल दिया डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, ठीक है, लेटेस्ट से बोल दिया डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, √3/2 है मान लो, ठीक है, कुछ है सरफेस, ठीक है, 2√3 है मान लो, और रेयरर मीडियम का 2 है मान लो। अरे यार हद हो गई। ठीक है, रेयरर को मान लो 2 है करके समझने के लिए। ठीक है, रेयरर 2 कैसे हो सकता है? ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, हम लोग डेंसर से रेयरर जा रहे हैं ना, लिखने में ही गड़बड़ कर दिया मैंने। ये एन रेयरर है, ये एन डेंसर है। ठीक है, तो एन डेंसर अपॉन साइन आई सी इक्वल टू, अपॉन नहीं, इंटू एन आई साइन आई इक्वल टू एन आर साइन आर, साइन 90। ठीक है, तो आई सी इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, सीधी बात तो ये है। ठीक है, जैसे कि देख लो, अगर कोई बोल दिया कि भाई रेयरर मीडियम जो था हमारा
वो √3 का था और डेंसर मीडियम 2 का था, तो उस सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ रहे हो ना? उस सरफेस पे 60 डिग्री से ज़्यादा अगर करोगे तो डेफिनेटली लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ इस चीज़ का, तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। कोई ऐसी मूवी देखे हो क्या जिसमें समुद्र के ऊपर में हेलीकॉप्टर चल रहा, जिसमें समुद्र के अंदर में कुछ डूब गया हो, डोंगा वगैरह, मतलब बोट वगैरह, टाइटैनिक वगैरह टाइप का, देखे हो? शिप डूब गया पानी के अंदर में, तो ऐसा करके दिखाता होगा, तुमने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, ऊपर से जब व्यू दिखाता है ना, तो ऐसा दिखाता है, देखना। ये सी है और यहाँ पे शिप डूबा हुआ है। ठीक है, और शिप की कोई लाइट है, शिप में एक बल्ब जल रहा था मान लो। तो ठीक है ना, ऐसा एक सर्कल दिखते रहता है पानी में, लाइट का, लाइट्स वाला सर्कल, और बाकी सब जगह डार्क रहता है। ऐसा कभी देखा है पिक्चर विक्चर में? तुम खुद इमेजिन करो कि एक शिप डूबा हुआ है, शिप डूबा हुआ है पानी में, बट उसका बल्ब जल रहा है, और एकदम आसमान से देखो घनघोर काली रात में, तो पूरा का पूरा पानी तुम्हें रोशनी वाला नहीं दिखेगा, कुछ हिस्सा रोशनी वाला दिखेगा। ठीक है ना? आई थिंक काफी लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड पे जो लाइट जा रही है ना, वो तो बाहर आ ही नहीं रही है तुम तक। क्यों? वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये होता है, काफी प्रैक्टिकल बात है ये। ठीक है, मिल गया तुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल वैभव, है ना? एक कंप्लीट एक कोन है ना, ये कोन है, सर्कल, ऊपर में कोन, ऊपर में सर्कल दिखेगा। लाइट तो चारों तरफ जाएगी ना, अंदर से इधर भी जाएगी, मैं मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ इस 2D डायग्राम में, बट इट विल कम आउटसाइड ऑल्सो। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग क्यों पढ़े अभी? क्योंकि पहली बात तो ओलंपियाड में पूछता है, और दूसरी बात इसलिए देखो, क्योंकि रेनबो के फिनोमिना इससे काफी जुड़ा हुआ है। रेनबो में क्या होता है? एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये एक सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है। ठीक है, अब कोई एक व्हाइट लाइट को भेजते हैं इसमें, है ना? मैं दो ही बनाऊंगा इस बार, पूरा का पूरा विब क्यों नहीं बनाऊंगा, कचरा हो जाएगा डायग्राम का, किसी भी बुक में तुम्हें पूरा डायग्राम नहीं दिखेगा। ठीक है, एक व्हाइट लाइट इज कमिंग, तो सबसे पहले सरफेस में क्या हो रहा है ये बताओ? इस सरफेस में रिफ्रैक्शन होगा, 1 पे देयर विल बी रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि अलग अलग लाइट की अलग अलग स्पीड होने के चलते वो बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ दो लोग को दिखा रहा हूं। अब तुम मेरे को बताओ अभी दिमाग से कि ऊपर वाला रेड है कि नीचे वाला रेड है। अभी मैंने करेक्ट लिखा है कि गलत लिखा है, ये बताओ। सोचो एक बार। ठीक है, ये डेफिनेटली सही लिखा है, बिकॉज अपने असली पाथ से सबसे कम डिविएट कौन होता है? अपने असली पाथ से कम डिविएट रेड होता है, रेड का डिविएशन लिस्ट होता है। ठीक है ना, इसलिए करेक्ट लिखा है ये, दिस इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि पहले तो हम लोग रेयरर से डेंसर गए हैं। याद रखना, जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, वो तभी होता है जब हम डेंसर से रेयरर जाते हैं। समझ रहे हो क्यों ऐसा होता है? यू कैन वेरी वेल गेस फ्रॉम हियर। देखना, अगर मान लो कोई बंदा बोलता है सर रेयर से डेंसर जाने में भी होगा क्या करके, तो सोचो, मैं जब रेयर से डेंसर गया तो किधर की तरफ मुड़ूंगा मैं? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ूंगा ना। तो अभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? उसी में वापस आ जाना ना, ये तो वापस नहीं आएगा ना। समझ गए हो क्या आर्या? जब रेयर से डेंस में जा रहे हैं तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दे सकता, बिकॉज वी वांट द लाइट टू कम बैक टू इट्स ओन मीडियम। उसके लिए उसको इधर ही मुड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कभी नहीं दे सकता। तो
यहाँ पे तो चांस नहीं था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का, बट ये जो सरफेस 2 है, समझ रहे हो, सेकेंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होने वाला है, यहाँ पे अगर अगर ऐसे कंडीशन बने कि ये जो इनके एंगल हैं, अगर वो वैसे हो गए कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, समझ रहे हो ना। अभी ये जो हुआ ना एट 2, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं लिखा है मैंने, है ना। हमेशा होगा क्या, हर बार नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि वो उतने एंगल पे गिरा है, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बस और क्या, अगर यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गए ये लोग, ठीक है, तो विब की ओर दिखेगा हम लोग को। थ्री पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। थ्री पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता था क्या, तुम लोग लॉजिकली बताओ। थ्री पे हो सकता था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सोच करके बताओ। हो सकता था, थ्री पे भी वैसा ही है ना, हम डेंसर से रेयरर जा रहे हैं। थ्री पे भी भगवान करता तो ऐसा हो जाता, अगर भगवान मतलब इफ, हाँ यस इट इज पॉसिबल, है ना। ऐसा अगर कंडीशन बना होता तो थ्री पे भी हो जाता, समझ रहे हो। और जब वैसा रेनबो बनता है ना, तो उसको सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। जब ऐसा रेनबो बनता है जो अभी मैंने बनाया, इसको प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। हमारे सिलेबस में दोनों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट तुम चाहो तो पर्सनल लर्निंग के लिए प्राइमरी रेनबो वर्सेस सेकेंडरी रेनबो पढ़ सकते हो। प्राइमरी रेनबो में एक बार में एक ही बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के हो जाता है, और सेकेंडरी रेनबो में दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो यू कैन स्टडी देम। फेल करो इस बात को, और कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, उसको तब भी सेकेंडरी रेनबो ही बोलते हैं, आर्य। ठीक है, यहाँ पे ना डायग्राम में एक छोटी सी बस गड़बड़ है, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। यार थोड़ा हैंग हो रहा है ये, तभी उसको सेकेंडरी रेनबो ही बोलेंगे, है ना आर्य। आई डोंट थिंक दैट देयर इज अनदर वर्ड फॉर दैट, बट इट मे गो ऑन हैपनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हमारे लेवल पे ना सिर्फ इनके नाम याद रखने की, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दो में क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में देखना है एक बार, है ना। तुम्हें ऐसे ही बनाना है, और जैसे मैं बना रहा हूँ। दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस, जो अभी इस पेज में जितना भी है। देखो आर्या, क्या होता है, जितने भी फर्दर रिफ्लेक्शन है ना, वो बहुत डिम रहते हैं। डिम मतलब कम ब्राइटनेस के रहते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है, वो हर बार रिफ्रैक्शन में मतलब चली जाती है थोड़ी सी।
है ना, कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। जस्ट एक मिनट। मैं तुम्हारे ग्रुप में एक इमेज डाल रहा हूँ, तुम देखना है इसको एक बार। ये रेनबो तुम्हें अगर आसमान से देखें तो स्पेरिकल रहता है, ये बात पता है ना, हेमिस्पेरिकल। ऊपर से देखो तो हेमिस्पेरिकल रहता है ये, अगर एरोप्लेन से देख रहे होगे तो। देखना, सॉरी यार। क्या हो गया, तुम उस ग्रुप में नहीं हो क्या? ठीक है, देखो देखो यहाँ पे देखो। मैं तुम्हें कंप्लीट इसका वो देता हूँ, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस। एक लाइट को इधर जाने दो, एक लाइट को ऐसे जाने दो। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल्स हैं, समझ रहे हो क्या? अब देखो, ये वाला का एंगल जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो ये नीचे आ जाएगा। ये वाला एक एंगल थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेगा। ठीक है, था तो यही, रेड कम डिविएट हुआ था, वायलेट ज़्यादा डिविएट हुआ था। तो ये रेड है, ये वायलेट है। ठीक है, अब ये ऐसे बाहर आ गए हैं। ठीक है ना? तो तुम्हें ऐसे जब डायग्राम बनाओगे ना, ये वाला, तो तुम्हें यही बनाना है। ठीक है, सर्कल वाले तरीके से जब बनाओगे तो अब ऐसे ही बनाना है, एक छोटा सा एक ड्रॉप जब बनाओगे। बाकी तुम बिगर पिक्चर देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या हो रहा है वहां पे करके। ठीक है, दिस डायग्राम इज 100% करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्राइमरी रेनबो अभी बन रहा है, ये प्राइमरी रेनबो है। ठीक है, जो देखो यार, यहाँ पे एक बात को ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने ना इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया है, नॉट TIR। समझ रहे हो? अगर कहीं पे ऑप्शन में दोनों में से एक चूज करना हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से और इंटरनल रिफ्लेक्शन से, तो रेनबो में इंटरनल रिफ्लेक्शन को चूज करना। और अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो अलग अलग वर्ड नहीं दिए हैं, तो यू कैन गो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं होते रहता, क्योंकि कुछ पार्ट बाहर आ जाते रहता है। ठीक है, कुछ हिस्सा बाहर आ सकता है। तो इसलिए जब सेकेंडरी रेनबो जो होती भी है ना, बहुत फेंटर होती है। ठीक है, बनती हमेशा है, बट ये फेंटर होती है। ठीक है, क्योंकि भाई एक बार लाइट कम हो गई, एक बार लाइट कम हो गई, फिर यहाँ पे एक बार लाइट कम होगी। ठीक है, तो बहुत फेंट बनती है। दो स्पीयर्स बनते हैं, हमेशा बनते हैं, बट कभी कभी ये ज़्यादा ही कम ऑब्जर्वेबल होते हैं, बहुत कम ऑब्जर्वेबल होते हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ना है हमें। हमें क्या पढ़ना है सीबीएसई के लिए, इतना सुनो। रेनबो, हाउ डज अ रेनबो फॉर्म? वेन अ white light enters a water drop, due to refraction it gets splitted। ठीक है, एंड ऑन द सेकेंड सरफेस ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है,
and then it comes out from the surface 3 due to refraction and we get the splitted light. ठीक है, बाकी एक बार बुक तो रीड करोगे ही तुम, सिर्फ क्लास की बातें मत सुना करो. बुक रीड करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. सेकेंडरी रनबो वगैरह कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है. तो ये क्या चीज का कॉम्बिनेशन था, क्या चीज का कॉम्बिनेशन था? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का. यहां पे स्कैटरिंग वगैरह कुछ हुई है क्या? डू वी मेंशन द वर्ड स्कैटरिंग ओवर हियर? नो, वी डू नॉट मेंशन द वर्ड स्कैटरिंग ओवर हियर. ठीक है, स्कैटरिंग वगैरह कुछ नहीं बोला है. ठीक है यार, अभी की क्लास ना 5 से 10 मिनट अभी लेंदी चलेगी, तो मैनेज विद दैट. ठीक है, बहुत समय से चीज रह रहा है, सो मैनेज. ट्विंकलिंग जानते हो? ट्विंकलिंग में क्या होता है देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत सारे लेयर से मिलकर के बना हुआ है. जो एयर है वो लगातार मूविंग है ना. हमारे एयर को बहुत सारे अलग अलग डेंसिटी का मान सकते हैं. तुम मेरे को बस ये बताओ कि एयर की ऊपर वाली जो डेंसिटी होगी वो कम होगी या नीचे वाली की डेंसिटी कम होगी? नीचे में एयर की डेंसिटी ज्यादा रहती है कि ऊपर में एयर की डेंसिटी ज्यादा रहती है? ऑफ कोर्स नीचे ज्यादा डेंसर है, ऊपर लेस डेंस है. ठीक है, तो मान लो यहां पे कोई एक स्टार है. ठीक है, उस स्टार से लाइट आनी है मान लो. तो जो लाइट आती है ना, वो लगातार, देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग वी आर मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल मूड रहे हैं. आई होप तुम इसको विजुलाइज कर पा रहे हो. ठीक है, फिर एक बार चलो यार, इनफ 3 बार बना दिए, काफी हो. समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऑब्जर्वर रहता है. अब इस ऑब्जर्वर से पूछो कि भाई तुम्हें लाइट कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या बोलेगा? तो ये बोलेगा कि मेरे को लाइट तो यार यहाँ से आता हुआ दिख रहा है करके. ठीक है, ये एपरेंट पोजीशन है स्टार की. एपरेंट मतलब जो हमें लगता है, ठीक है, जो एक्चुअल नहीं है. ये एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है. यहाँ पे ट्विंकलिंग हुई है क्या? अभी ट्विंकलिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या, बताओ तुम? अभी ट्विंकलिंग एक्सप्लेन ही नहीं किया है मैंने. ठीक है, अभी तो सिर्फ ये बताया कि वाई द स्टार डज नॉट, why the star is not visible in its actual position, rather it is visible to us in a new position. This is because of the refraction. Due to refraction, the light which comes to us, है ना, refracts at each layer of air, refracts at each layer of air, due to which our eye perceives it at a new position called the apparent position. ठीक है, ठीक है, नॉट ट्विंकलिंग. अब ट्विंकलिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, जो एयर के लेयर्स है ना, वो लगातार मूव कर रहे हैं. समझ रहे हो? तो एयर के लेयर मूव होने के चलते लगातार यहाँ की डेंसिटी बदल रही है. अगर डेंसिटी बदल रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है तो अमाउंट ऑफ बेंडिंग बदल रही है. अगर अमाउंट ऑफ बेंडिंग बदल रही है तो ये स्टार कभी यहाँ पे नजर आएगा, कभी यहाँ पे नजर आएगा, कभी यहाँ पे नजर आएगा. समझ रहे हो? मतलब सेम स्टार हमें अलग अलग जगह से नजर आ रहा है. तो ये जो डिफरेंट एपरेंट पोजिशंस है, इसी को ट्विंकलिंग बोलते हैं. है ना? फिर से बोल रहा हूँ इंग्लिश में. वाई डू वी ऑब्जर्व ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? We observe twinkling of star because of shifts in apparent positions of the star. ठीक है? Why is there shifts in apparent position of star? Because the air between the observer and the star is not constant and the air is continuously moving. है ना? So the density continuously changes and the amount of refraction also continuously changes. ठीक है? Is it clear?
continuously shifts, ठीक है. This continuous shifting in apparent position is called, this continuous shifting in apparent position is called twinkling. नहीं नहीं, कभी नहीं पाएंगे भाई. ओरिजिनल पोजीशन पे तो कभी लाइट दिखेगा ही नहीं, बिकॉज हमेशा बेंड होकर के ही आएगी लाइट हम तक. ठीक है यार, एक बार और कनेक्ट हो जाओ प्लीज, वरना फिर नेक्स्ट संडे का चीज में अटके रह जाएंगे. ठीक है ना, कनेक्ट हो जाओ प्लीज.